पहले कांग्रेस शासित किस प्रांत की सरकार ने इस्तीफा दिया था? प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जब 1900 जो है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से था, सेशन की अब शुरुआत करते हैं। तो हमारे सेशन का आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके होमवर्क सीरीज का है वो यह है कि 1939 में जब अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने जा रहा है, तो सबसे पहले कांग्रेस शासित किस प्रांत की सरकार ने इस्तीफा दिया था? प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जब 1939 में विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, तो विश्व युद्ध की शुरुआत होते ही जब ये इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया गया था उस समय के भारत के जो वाइसराय थे उनके द्वारा कि हिंदुस्तान भी विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भाग लेगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा होने के बाद कौन सा ऐसा कांग्रेस की प्रांतीय सरकार थी जिसने सबसे पहले इस्तीफा दिया था? आप सभी जानते हैं कि एक एक करके कांग्रेस अपने 8 प्रांत से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सबसे पहले इस्तीफा देने वाला प्रांत की बात आएगी तो वो हमारा प्यारा बिहार याद रखेगा। यह हमारा प्यारा बिहार था जिसने सबसे पहले प्रांतीय सरकार के तौर पर इस्तीफा दिया था। दूसरा प्रश्न कहता है कि किस आंदोलन के दौरान बीहपुर सत्याग्रह हुआ था? अब अगर हम बीहपुर सत्याग्रह की बात करें तो याद रखेगा ये बातें हैं कब की, तो ये बातें हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की। कहते हैं कि बीहपुर में जो है एक स्वराज आश्रम हुआ करता था, याद रखेगा बीहपुर में एक स्वराज आश्रम हुआ करता था, याद रखेंगे स्वराज आश्रम हुआ करता था। कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र बाबू और जेबी कृपलानी का बीहपुर दौरा हुआ था। ये दोनों व्यक्ति उस समय में बीहपुर आए थे और 10 अप्रैल 1930 ईस्वी का वह तिथि था जब बीहपुर में नमक सत्याग्रह किया गया था। याद रखेगा 10 अप्रैल 1930 का, जब इसी बीहपुर में कौन आएंगे? डॉक्टर राजेंद्र बाबू आएंगे। ये जो बीहपुर है ये भागलपुर जिला का, जो आप भागलपुर जिला के पास में एक नौगछिया नामक जगह है, नौगछिया के पास में ही एक बीहपुर, थाना बीहपुर के नाम से आज के डेट में भी वो जाना जाता है। और ये थाना बीहपुर इसलिए फेमस है क्योंकि उस वक्त में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में थाना बीहपुर पूरे के पूरे भागलपुर के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था। कहते हैं कि इसी आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे तमाम बड़े नेता बीहपुर की धरती पर आते हैं और यहां से स्वराज आश्रम में नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की जाती है। इवन की इस आंदोलन को दबाने के लिए जो ब्रिटिश पुलिस है उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र बाबू को लाठियों से यहीं पे बहुत ज्यादा पीटा भी था। याद रखिएगा लाठियों के शिकार भी डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहीं पर होते हैं। तो यही पूरी की पूरी घटना बीहपुर सत्याग्रह के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में नमक सत्याग्रह का मसौदा किसने तैयार किया था? अगर बात की जाए नमक सत्याग्रह के बारे में कि बिहार में नमक सत्याग्रह का मसौदा किसने तैयार किया, तो बताइए कि बिहार में नमक सत्याग्रह का मसौदा किसने तैयार किया था? अगर हम नमक सत्याग्रह की बात करें कि बिहार में नमक सत्याग्रह का मसौदा किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर, इनका नाम हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने ही बिहार में नमक सत्याग्रह का मसौदा तैयार किया था। याद रखिएगा नमक सत्याग्रह का मसौदा डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने ही किया था। अगर पूछा जाए कि बिहार में नमक सत्याग्रह का की शुरुआत कब होती है, तो बिहार में भी नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हो जाएगी। 6 अप्रैल 1930 को बिहार में भी नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है और नमक सत्याग्रह का मसौदा बिहार में डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने तैयार किया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार हेतु बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई? तो साइमन कमीशन की बहिष्कार करने के लिए बिहार में किसके नेतृत्व में? तो अनुराधा नारायण सिन्हा का नाम याद रखिएगा साथियों, अनुराधा नारायण सिन्हा का नाम याद रखिएगा। अनुराधा नारायण सिन्हा के नेतृत्व में ही साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए बिहार में से एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। दूसरा प्रश्न, हमारा लास्ट प्रश्न है ये हमारा बिहार स्पेशल का, कि मजहर उल हक ने हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा के प्रसार के लिए सितंबर 1921 में डैश नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। तो इस अखबार का नाम मदरलैंड था। याद रखिएगा मदरलैंड अखबार की शुरुआत करने की बात आएगी तो मौलाना मजहरुल हक का नाम आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि जर्मनी द्वारा, अब ये हमारा 5 वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना क्या कहलाता है? तो जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना ऑपरेशन बारबोसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑपरेशन बारबोसा। याद रखिएगा जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली कब प्रवेश किया? तो जर्मनी की ओर से इटली जो है 10 जून 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करेगा। जर्मनी की ओर से इटली जो है द्वितीय विश्व युद्ध में, याद रखिएगा कब, 10 जून 1940 को प्रवेश करेगा। उसके बाद गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा गया है? तो कैवेलियर कहा गया है। याद रखिएगा गृह युद्ध के दौरान जो राजा के समर्थक होते थे उसको कैवेलियर कहा गया, जबकि संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया है। क्या कहा गया है? संसद के समर्थक को राउंड हेड्स कहा गया है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को। याद रखिएगा फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को ही माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक की बात होगी तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना गया है? सेंट साइमन को माना गया है। याद रखिएगा समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अगर बात होगी कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो रॉबर्ट ओवन का नाम याद रखिएगा। रॉबर्ट ओवन ने ही सबसे पहले समाजवाद शब्द का
प्रयोग किया था। तो ये हमारे होमवर्क सीरीज है जो पिछली कक्षा में हमने आपको प्रश्न दिए थे। उन्हीं प्रश्नों का सबसे पहले हम लोग क्रमवार तरीके से एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा है बिहार स्पेशल से, और बिहार स्पेशल से प्रश्न यह है कि 25 जुलाई 1897 को दानापुर छावनी में हुए विद्रोह में बिहार में विद्रोह की व्यापक शुरुआत की, लेकिन डैश के महाराज और उनके साथी जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में जनशक्ति और धन से अंग्रेजों की मदद की थी। समझिएगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो 5 प्रश्न है ये बिहार स्पेशल से हैं, तो जाहिर सी बात है कि आधुनिक बिहार के इतिहास के पृष्ठभूमि से ही ये प्रश्न बनाए गए होंगे। ये सारे के सारे प्रश्न जो भी मैं आपको करवाता हूं, इन प्रश्नों के लिए आप एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी में चीजों को लिखा करिए, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। रिवीजन करने में एग्जाम के समय में आप इजीली एक नजर में सारा रिवीजन कर सकते हैं। तो टीआरई 4 के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, चाहे जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो बीपीएससी सीएससी का तैयारी करते हैं, जिनका पेपर सितंबर माह में होने वाला है, आखिरी सितंबर को, तो उन सभी बच्चों के लिए हम ये सेशन लाते हैं। और ये जो हमारा होमवर्क सीरीज है, इस होमवर्क सीरीज के माध्यम से आपके एग्जाम आते आते एक एक प्रश्न मैं बिहार स्पेशल का खत्म कर दूंगा और टॉपिक वाइज में खत्म कर दूंगा सारे के सारे प्रश्नों को, इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि 1857 की क्रांति की जब बात होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत होती है, ये 10 मई 1857 ईस्वी को होती है। और 10 मई वाली जो ये घटना है, ये कहां की है, तो मेरठ रेजिमेंट की घटना है, जब मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि 1857 की शुरुआती घटनाओं में सबसे पहली बार एनफील्ड राइफल का प्रयोग कहां किया गया था, तो हम बताएंगे कि दिसंबर 1856 में दमदम रेजिमेंट में पहली बार इस राइफल का प्रयोग किया गया था, जिसमें यह अफवाहें उड़ाई गई थी उस समय में कि इसके कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आपने एक और घटना पढ़ा होगा, मंगल पांडे की घटना, कि किस तरीके से 29 मार्च की घटना है, जब मंगल पांडे विद्रोह करते हैं और अपने ही सीनियर अधिकारियों पर गोली चलाते हैं। उसके बाद 8 अप्रैल का वह डेट भी आपने पढ़ा होगा, जब मंगल पांडे को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, वहां पर इन्हें फांसी दे दी जाती है। इसके बाद 22 अप्रैल भी आपने पढ़ा होगा, जब इसी 34 नेटिव इन्फेंट्री के एक और सिपाही, जिनका नाम ईश्वरीय प्रसाद होता है, उन्हें भी फांसी दी गई। जब इस बात की सूचना मेरठ तक पहुंची, तो आंदोलन की हवा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी थी। लेकिन अगर हम यहीं से बात करें कि इस आंदोलन की हवा बिहार में कैसे पहुंची, तो वह 12 जून की घटना को याद रखिएगा। जब 12 जून को अभी वर्तमान झारखंड के देवघर, और उस समय में झारखंड नहीं था तो बिहार में ही पड़ता था, तो देवघर में ही एक रोहिणी नामक जगह है, यहीं पे रोहिणी में ही 30वीं नेटिव रेजिमेंट हुआ करती थी। ये 30वीं नेटिव रेजिमेंट के सिपाही अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो हुआ करते थे। मैंने कहा था कि इन तीनों लोगों ने अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली की हत्या की, जिसके कारण 12 जून की घटना के बाद 16 जून को इन तीनों लोगों को आम के गाछ से लटका करके फांसी की सजा दे दी जाती है। इसके बाद ये जो बिहार के अंदर 1857 की क्रांति का विस्तार होगा। फिर मैंने बताया था कि कैसे यह क्रांति 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर पहुंचती है। दानापुर में इस समय में जो दानापुर के सैनिक होंगे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से सीधे तौर पर मना कर दिया। ये सारे के सारे लोग, ये सारे के सारे सिपाही, जो ये सारे सैनिक हैं, ये सोन नदी पार करके, गंगा नदी पार करके ये पहुंचेंगे कहां, तो जगदीशपुर, और जगदीशपुर में नेतृत्व प्रदान करेंगे इस 1857 की क्रांति को बाबू वीर कुंवर सिंह। याद रखिएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह भी एक जमींदार होते हैं, और बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ में चाहे हम अमर सिंह की बात करें, इनके भाई, चाहे अमर सिंह की बेटे हरिशंकर सिंह की बात करें, याद रखिएगा यही हरिशंकर सिंह है जिसके नेतृत्व में ये सारे के सारे सिपाही कहां पहुंचते हैं, तो ये आरा पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इस समय में बिहार में 3 राजा हुआ करते थे। जैसे दरभंगा महाराज की बात कर लें, चाहे हम लोग डुमराव के महाराज की बात कर लें, चाहे हम लोग हटवा के महाराज की बात कर लें, ये तीनों वो शख्सियत थे, वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, और इनके साथ जो भी जमींदार थे, उन जमींदारों ने भी 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। अंग्रेजों की मदद इन लोगों ने जनशक्ति से करी थी, धन बल से किया था। और कहा जाता है कि 1857 की क्रांति को बिहार में दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ में जो खड़े थे, उन लोगों में दरभंगा महाराज हो, चाहे डुमराव महाराज हो, चाहे हटवा के महाराज हो, चाहे इन महाराज के क्षेत्र रक्षण में रहने वाले जमींदार हो, उन तमाम लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यह बात आप याद रखेगा, एससीईआरटी की किताब में आपको देखने को मिलेगा, दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराज की चर्चा। तो यह हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था, जिसका आंसर आपका ये हो गया। प्रश्न संख्या 2 पर हम लोग चलेंगे। कहता है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना, बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले एक प्रश्न तो यहीं से निकल करके आपके सामने आ जाएगा कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो बिहार में स्वराज दल का जो गठन है, यह श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। साथियों याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह वो जो बिहार में कांग्रेसी सरकार जब बनाई गई थी 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद, और इस प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेसी सरकार के मुखिया के तौर पर, बिहार के प्रधानमंत्री के तौर पर श्री कृष्ण सिंह का नाम लिया जाता है। इन्होंने ये एक महान किसान नेता भी थे, जिन्होंने बिहार में बनने वाले
लगभग सभी किसान पार्टियों से इनका संबंध रहा है। ये मुंगेर के एक्चुअली रहने वाले हैं, इसलिए बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन का क्रेडिट श्री कृष्ण सिंह को ही जाएगा। इनका पहला अध्यक्ष की बात करें कि स्वराज दल जो बिहार की शाखा थी, इसके पहले अध्यक्ष के तौर पर हम लोग नारायण प्रसाद का नाम लेंगे। नारायण प्रसाद को पहला अध्यक्ष बनाया गया। जबकि सचिव की बात आएगी तो अब्दुल बारी जो है इसके पहले सचिव बनाए गए थे। याद रखिएगा, अब्दुल बारी को इसका पहला सचिव बनाया गया था। साथियों ये प्रश्न आप याद रखिएगा, अक्सर आपके एग्जाम में अक्सर ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तीसरा कहता है कि बिहार में कांग्रेस ने मैजिक लालटेन का गठन क्यों किया। अगर हम बात करें मैजिक लालटेन की, तो मैजिक लालटेन का गठन अगर पूछा जाए तो कांग्रेस के द्वारा ये कब किया गया था, तो इसका गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जी हां, हम बात कर रहे हैं दांडी मार्च के पश्चात जिस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और बिहार में भी 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। कहा जाता है कि इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा बिहार में मैजिक लालटेन का गठन किया जाता है। ये जो मैजिक लालटेन है, इसका एक ही मात्र पर्पस था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और खादी को प्रोत्साहित करना। कहा जाता है कि खादी को प्रोत्साहित करने की बात हो, चाहे स्वदेशी वस्त्रों की प्रयोग करने की बात हो, तो इसका सबसे ज्यादा जन आंदोलन का प्रभाव बिहार के भागलपुर क्षेत्र में पड़ा था, क्योंकि भागलपुर शुरू से ही वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है और वर्तमान में भी भागलपुर जो है वो सिल्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए मैजिक लालटेन का गठन किया गया था। किस लिए, तो खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए। अच्छा, गठन किसके द्वारा किया गया, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा। अच्छा, किस टाइम पीरियड में किया गया है, तो 1930 में इसका गठन किया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चौथा प्रश्न आपका कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जी हां, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है, जिसके नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। जी, ये जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी मार्च से की थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं 12 मार्च की, जब गांधी जी 12 मार्च को साबरमती आश्रम से 241 मील दूरी पर स्थित डांडी नामक जगह के लिए एक पदयात्रा की शुरुआत करते हैं। तो अगर मील पूछा जाए तो 241 मील हम बताते हैं, अगर किलोमीटर पूछा जाए तो लगभग 385 किलोमीटर के लगभग हम लोग इसका बताते हैं। और कहा जाता है कि ये पूरी यात्रा तय करने में जो 12 मार्च को यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को यात्रा खत्म होती है, 24 दिन लग जाता है इस पूरी यात्रा को खत्म करने में। लगभग आप देखिएगा 24 दिन की अगर यात्रा है तो आप देख लीजिए लगभग 24 मील प्रतिदिन गांधी जी चलते हैं। कहते हैं कि 78 सहयोगियों के साथ में गांधी जी ने इस दांडी यात्रा को शुरू किया था, लेकिन 6 अप्रैल को जब गांधी जी दांडी तट पे पहुंच करके और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान करते हैं, जब ये नमक कानून को तोड़ते हैं, तो कहा जाता है कि गांधी के पीछे सिर्फ 78 लोग ही नहीं, लाखों लोग खड़े थे। यहीं से देश में एक फिर से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई और देश में एक बड़े जन नेतृत्व की शुरुआत हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध किसने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दिया था। तो प्रश्न क्या कहता है, फिर से एक बार समझिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो लाठी चार्ज बिहार में किया गया है, अब देखेंगे कि इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में 1930 में बिहपुर सत्याग्रह भी होता है। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भागलपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व आपको डॉक्टर राजेंद्र बाबू करते हुए मिलेंगे। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पटना लेंगे। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पटना की बात करें तो अंबिका कांत सिन्हा आपको करते हुए मिलेंगे, जिन्होंने नखास तालाब में नमक बनाया था। लेकिन बात की जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बिहार के किस जिले से सबसे पहले हुई, तो सारण और चंपारण बताते हैं, और प्रभावती देवी जिसका नेतृत्व करती है। इसी क्रम में हमने बिहपुर सत्याग्रह की भी बात करा था। ये जो बिहपुर सत्याग्रह है, ये भागलपुर से कुछ ही दूरी पर आप देखिएगा, भागलपुर जिले में ही यह बिहपुर थाना बिहपुर नामक एक जगह है, जहां डॉक्टर राजेंद्र बाबू का आगमन होगा इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और डॉक्टर राजेंद्र बाबू पे लाठियां चलाई जाएंगी। याद रखिएगा। तो इसी बिहपुर सत्याग्रह की हम बात कर रहे हैं। सी राजगोपालाचारी का भी बिहपुर आगमन हुआ था उसी समय में। तो कहते हैं कि इन घटना के पश्चात किसने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो हम बिहार विधान परिषद की बात करें तो राय बहादुर द्वारिकानाथ का नाम याद रखिएगा। राय बहादुर द्वारिकानाथ ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। साथियों, बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। एक और प्रश्न अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि दांडी मार्च के दौरान, ये जो दांडी मार्च चली थी, ये जो 241 मील की दूरी गांधी के द्वारा तय की गई है, 6 अप्रैल को गांधी जी ने जो दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि एकमात्र वह बिहारी कौन थे, एकमात्र वह बिहारी जो बिहार से इस 78 सहयोगियों में से एक थे जो शामिल हुए थे। तो गिरिवरधारी चौधरी का नाम याद रखिएगा। गिरिवरधारी चौधरी, जिनको मैथिल गांधी या कारो बाबू के नाम से जाना जाता है, जो दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड स्थित उनका घर पड़ता है। याद रखिएगा, इन्हें मैथिल गांधी या कारो बाबू के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, गिरिवरधारी चौधरी। दूसरी
बात अगर मैं ये पूछ लूं कि गांधी जी ने 6 अप्रैल की तिथि ही क्यों चुना इस कानून को तोड़ने के लिए, तो मैं बता दूं कि जरा सा एक पीछे की ओर जाइए और रॉलेट सत्याग्रह याद करिए। अगर हम बात करें रॉलेट सत्याग्रह की, तो 6 अप्रैल वह डेट था जब गांधी जी ने पूरे देश में हड़तालें प्रारंभ की थी, रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत किया था, यह वही 6 अप्रैल की तिथि था। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने दांडी तट पे पहुंचकर 6 अप्रैल को अगर नमक कानून तोड़ा, तो गांधी जी ने वहां से एक मैसेज दिया कि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए सभी जितने भी लोग हैं उनको हम श्रद्धापूर्वक एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसलिए मैंने 6 अप्रैल का डेट चुना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि गांधी जी 5 अप्रैल को ही दांडी पहुंच जाते हैं। अगर गांधी जी चाहते तो 5 अप्रैल को ही नमक कानून तोड़ सकते थे, फिर भी गांधी जी ने 6 अप्रैल की तिथि को चुना, तो कुछ तो कारण होगा। इसके पीछे कारण था कि रॉलेट एक्ट के दौरान जो सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था, यही एक कारण था, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। कहता है, ये 4 नंबर हमारा प्रश्न था, 5 नंबर प्रश्न कहता है 1937 में हुए चुनाव में किसे बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। अब प्रश्न यहां पर बनता है कि किसे बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया है। ये बातें हैं कब की? तो 1937 के चुनाव में। तो जरा सा हम लोग 1937 के चुनाव पर चर्चा कर लें। तो कहा जाता है कि 1937 में जो चुनाव हुई थी, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर करी गई थी। कहते हैं 1937 में चुनाव हुई और पूरे भारत में 11 प्रांत में यह चुनाव किया गया। कांग्रेस को शानदार बहुमत मिलता है, लगभग 50% सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब रहती है। और कहा जाता है कि बिहार में भी कांग्रेस को बहुमत मिलता है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। कुल मिलाकर के कांग्रेस 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त करेगी, लेकिन अन्य पार्टियों के सहयोग से 8 प्रांतों में यह क्या होंगी? सरकार बनाएंगी। 5 प्रांतों में अपने दम पर सरकार बनाती है, लेकिन 3 प्रांतों में भी इन्हें सरकार बनाने की मेजोरिटी बेशक नहीं मिली, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस ही उभरी थी। कहते हैं कि बिहार में उसी समय एक घटना घटती है कि फुल मेजोरिटी होने के बावजूद भी, पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है राज्यपाल के बुलावे पर सरकार बनाने के लिए नहीं जाती है। कहा जाता है कि इसके बाद द्वितीय नंबर की जो पार्टी थी, जो इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी थी, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? यूनुस खान। यूनुस खान को न्योता दिया जाता है बिहार में सरकार बनाने के लिए। कहते हैं कि यूनुस खान सरकार बनाएंगे और बिहार के पहले प्रधानमंत्री यूनुस खान बन जाते हैं। 40 सीटों पर यूनुस खान ने चुनाव लड़ा था। जो मुस्लिम बहुल सीट है वो 40 रखी गई थी बिहार में, और कहते हैं कि 20 सीटों पर यूनुस खान को जीत मिली थी, जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कांग्रेस को मात्र 4 सीटें ही बिहार में मिली थी। यूनुस खान हमारे बिहार के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उस समय में प्रांतीय सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, लेकिन मात्र 6 महीना ये सरकार को गुजरे ही थे, तो इस बात को लेकर के काफी हंगामा होता है। कहते हैं कि हंगामे के पश्चात जो है जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन खड़ा कर दिया यूनुस खान के खिलाफ में। वही जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं जिनका 1976 का जेपी मूवमेंट आपने सुना होगा, छात्र आंदोलन आपने सुना होगा। वही जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे हैं जो 1942 के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग जाते हैं और आजाद दस्ता का गठन करते हैं। जी हां, वही जयप्रकाश नारायण हैं। याद रखेगा, इनकी पत्नी का नाम भी प्रभावती देवी ही होता है। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने यूनुस खान के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया और मात्र 2 महीने की यूनुस खान की सरकार गिर जाती है और यूनुस खान को इस्तीफा देना पड़ता है। जब यूनुस खान इस्तीफा देते हैं तो यूनुस खान के जगह पर एक दूसरी सरकार बनाई जाएगी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। और कहा जाता है कि बिहार में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होगा तो इस कांग्रेस मंत्रिमंडल के सबसे पहले मुखिया, या ये कह सकते हैं कि पहली सरकार, पहला प्रधानमंत्री कांग्रेस मंत्रिमंडल का वो श्री कृष्ण सिंह ही बनेंगे। अब जब श्री कृष्ण सिंह ये बनेंगे तो उसी समय में याद रखिएगा कि क्या होगा कि बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के तौर पे नारायण प्रसाद को चुना गया था, जबकि ये नहीं, यहां की बात कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के तौर पे श्री राम दयालु सिंह को चुना गया और अब्दुल बारी को क्या चुना गया? तो अब्दुल बारी को जो है उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो याद रखिएगा 1937 के चुनाव में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? 1937 के चुनाव में ये श्री राम दयालु सिंह को बनाया गया है। याद रखिएगा, श्री राम दयालु सिंह। आप सभी लोग राम दयालु रेलवे स्टेशन जानते ही होंगे, मुजफ्फरपुर के पास में है। दूसरा, उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष में अब्दुल बारी। याद रखिएगा, उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो उपाध्यक्ष के तौर पर हम लोग अब्दुल बारी का नाम लेंगे। किनका नाम लेंगे? तो उपाध्यक्ष के तौर पे हम सभी लोग अब्दुल बारी का नाम लेंगे। याद रखिएगा, अब्दुल बारी का नाम लेंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये हमारा जो था, ये हमारा बिहार स्पेशल था। अब हम लोग जरा वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में कहता है 5 प्रश्नों में जो हमने आपको होमवर्क दिया था कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी। मतलब जब 7 इयर्स वॉर चला था, ये 7 इयर्स वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलता है। और ये 7 इयर्स वॉर की शुरुआत की बात करें तो लगभग 1756 ईस्वी का समय होगा जब 7 इयर्स वॉर चलेगा और ये लगातार 7 साल तक चलता है। ये 7 इयर्स
ईयर्स वॉर का रिजल्ट ऐसा रहा कि फ्रांस की हार हो गई थी और ब्रिटेन की जीत हुई थी। तो कहते हैं कि 7 ईयर्स वॉर में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई। अब मैंने कहा कि इंग्लैंड की जीत हुई और फ्रांस की हार हुई, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि अगर इंग्लैंड की जीत हुई तो इंग्लैंड की को आर्थिक क्षति नहीं हुआ होगा। तो समझिएगा, चाहे युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हो, चाहे युद्ध भारत और चीन के बीच में हो, चाहे किसी भी दो देशों के बीच में युद्ध क्यों ना हो, तो जाहिर सी बात है कि युद्ध का निष्कर्ष हार और जीत के तौर पर निकलता है। लेकिन अगर कोई चीजें हैं जो दोनों तरफ समान रूप से हारती है तो वह है दोनों देशों की अर्थव्यवस्था। अगर हम युद्ध की बात करें तो दो देशों में बेशक युद्ध होते हैं, लेकिन अगर कुछ हारता है तो वह हारता है मानवता, और वो हार होती है आर्थिक स्थिति की। कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की हार होती है, चाहे युद्ध में आप क्यों ना जीत जाएं, आपकी अर्थव्यवस्था अंततः खराब हो ही जाती है। कहते हैं कि इंग्लैंड के ऊपर में एक आर्थिक बोझ आया, इसकी आर्थिक क्षति हुई। इस क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले, याद रखेगा। अब यहां से एक प्रश्न यह भी आपका बनता है कि बताइए कि सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप यहां पर बता सकते हैं कि ग्रेनविले। कौन थे? ग्रेनविले। और ये वही ग्रेनविले हैं जो, याद रखेगा, जो स्टाम्प एक्ट पारित किया था। तो 1765 में ये जो ग्रेनविले हैं ये स्टाम्प एक्ट पारित करते हैं, और स्टाम्प एक्ट पारित करने के बाद जितनी भी वस्तुएं होती है ना, सारे वस्तुओं पे एक ड्यूटी चार्जेस लगा दिया जाता है। कहते हैं कि ये स्टाम्प बहुत बड़ा कारण बना था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। ये जो स्टाम्प एक्ट लगाया गया था, तो इस स्टाम्प एक्ट लगाए जाने के पश्चात अमेरिका में भी इसका पुरजोर विरोध किया गया था। कई वस्तुओं की आयात निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, और इंग्लैंड ने अपने पास एक विशेषाधिकार रख लिया था कि इन वस्तुओं का आयात निर्यात सिर्फ मैं ही करूंगा। तो याद रखेगा, ये स्टाम्प एक्ट होगा। कौन सा एक्ट पारित किया गया था? स्टाम्प एक्ट। कुछ कर बढ़ा दिया गया था, स्टैंप ड्यूटी लगा दी गई थी सारे के सारे वस्तुओं पे, ठीक है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 जनवरी 1863 ईस्वी को किस अमेरिकी ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था? याद रखेगा, दास प्रथा का उन्मूलन किया था। देखिए, अमेरिका में देखिएगा तो अमेरिका को उत्तर और दक्षिण भागों में बांट करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दक्षिण का जो क्षेत्र है अमेरिका का, वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। वहां की जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा फर्टाइल है, और जहां भी एग्रीकल्चर की बात होगी वहां पर स्लेव सिस्टम की बात होगी। हिंदुस्तान में भी जब अर्थव्यवस्था हमारी कृषि आधारित थी तो यहां भी दास प्रथा को काफी बढ़ावा मिला था। चाहे हम बात अकबर के समय की करें, चाहे हम सल्तनत काल की बात करें, चाहे मौर्यन काल की बात करें, या आधुनिक इतिहास की बात करें, जब भी बात एग्रीकल्चर की आएगी तो दास प्रथा का चर्चा वहां पे होगा ही होगा, याद रखिएगा। तो कहते हैं कि ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन का नाम आप सभी लोग जानते हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी, ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने ही दास प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया था, और यह दास प्रथा सबसे ज्यादा दक्षिण अमेरिका में थी। कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका दास प्रथा का विरोधी था, जबकि दक्षिणी अमेरिका दास प्रथा का समर्थक था। याद रखेगा, दक्षिणी अमेरिका क्या था? दास प्रथा का समर्थक था, जबकि हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वो दास प्रथा का विरोधी हुआ करता था, याद रखेगा, ठीक है। ये तमाम प्रश्न आपके एग्जाम पर्पस से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से मैं कह दूं कि जब आपका एग्जाम का समय आएगा, जब आपके पेपर होंगे, तो पेपर आते आते मैं वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे, वो सारे प्रश्न मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा कि एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। देखिए, हम ऑफिसर एकेडमी वाले टीचर हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। आप जैसा टियर 3 का हमारा रेशियो देख लीजिए, हमारे रिजल्ट्स देख लीजिए कि हमने जो परफॉर्म किया है, हमने स्क्रीनशॉट लगा के चीजें को बताया है। प्रमाण की आवश्यकता तो वैसे नहीं होती है हम टीचर्स को, लेकिन फिर भी जब मार्केट में यही चीजें होती है तो फिर हमें प्रमाण देना पड़ता है, आगे आकर के हमें समझाना पड़ता है। हमने प्रूफ करा है अपने आप को। आप देखिए टियर 3 वाले बच्चों से पूछ करके, इससे टियर 4 वाले बच्चे एक भी सेशन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये एक तरीके से डेमोक्रेसी का परिभाषा ही है। तो प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो प्रजातंत्र की यह परिभाषा जो है ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी साथियों? तो प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? अब बात हो रही है कि अमेरिकी गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, इसका आपको आंसर करना है कि अमेरिकी गृह युद्ध। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हम पूछ दें कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे, अगर यह प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति कब बने थे अमेरिका के, तो याद रखिएगा 1860 ईस्वी में ही अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बनाए गए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति की बात करें तो अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 26 मई 1835 ईस्वी, याद रखिएगा। सॉरी, एक चीज यहां पर गलत हो गया है, उसको ठीक कर ले कि 35 तो होगा नहीं, 65 होगा। 35 यहां पर गलत हो गया है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। 35 नहीं होगा यहां पर साथियों, यहां पर 1865 होगा, ठीक है, 1865। क्यों? क्योंकि अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति जो है ये अब्राहम लिंकन के समय में हुई थी, तो लिंकन का कार्यकाल की बात करें तो 1865 हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 26 मई 1865 ईस्वी को हुई थी। अच्छा, अगर हम अब्राहम लिंकन की बात कि अब्राहम लिंकन की हत्या कब हुई थी, तो 14 अप्रैल 1865 कब हुई थी?
14 अप्रैल 1865। और कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु के साथ अमेरिका में जो ये गृह युद्ध चल रहा था, ये गृह युद्ध ये खत्म हो गया था। ये गृह युद्ध सिर्फ इसलिए था, ये नस्लीय भेद थी, नस्लीय भेदभाव था, एक प्रकार से आप कहिए रेसिज्म था अमेरिका के अंदर में। तो 14 अप्रैल 1865 को जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो जाती है, और अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किज ब्रूस नामक एक व्यक्ति ने किया था। हत्यारा कौन था अब्राहम लिंकन का? हत्यारा की बात करें, जॉन विल्किज ब्रूस का नाम याद रखिएगा, जॉन विल्किज ब्रूस याद रखिएगा, जॉन विल्किज ब्रूस का नाम याद रखिएगा। यही जॉन विल्किज ब्रूस हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करी थी, अब्राहम लिंकन की हत्या करी थी। और कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन की हत्या के पश्चात में 26 में 1865 ईस्वी को अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो गया था, याद रखेंगे। चलिए, तो ये भी हमारा प्रश्न हो गया। हमारा तीसरा पांचवा प्रश्न क्या कहता है? पांचवें प्रश्न की ओर अगर हम आएंगे तो अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आप बताइए जरा सा, अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, आप सभी लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम जानते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रखेगा। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने ही किसकी स्थापना करी है? कौन सी सोसाइटी की स्थापना की है? तो अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन करी है? याद रखेगा, ये कौन करी है? ये अमेरिकी जो व्यक्ति हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी। चलिए,